हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाली क्लास के अंदर हम लोग अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने पिछले वाले लेक्चर के अंदर 4 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। तो पहले आज मैं उन 4 कंसेप्ट को एक बार क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ और उसके आगे के जितने कंसेप्ट्स हैं आज हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। राइट, तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये चैप्टर आपको अकाउंटिंग करने में सहायता करेगा। ये चैप्टर आपको किसी भी तरह की कोई अकाउंटिंग आपने करनी होती है उसको करने का बेस समझाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मेनली आप रीज़न समझेंगे। हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में अपने 4 तरह के कंसेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगा इन सबको। आपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ये पढ़ा कि यहाँ पे बिजनेस को और ओनर को अलग अलग माना जाता है। अकाउंट्स के अंदर बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग बातें हैं और सारी की सारी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। यानी बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता था कि आपका ओनर और आपका जो बिजनेस है ये दोनों के दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों के दोनों सेपरेट है। और सेपरेट होने के साथ साथ जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। हमारे लिए ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा जा रहा है, हमें ये रिकॉर्ड नहीं करना। पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में पैसा आ रहा है, हमें ये रिकॉर्ड करना है। सेकंड एग्जाम्पल, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला तो ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पैसा आ रहा है, जबकि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि पैसा जा रहा है। हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, हमारे लिए ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तीसरा एग्जाम्पल, आप अपनी बैलेंस शीट में अपनी कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो भी एक तरह की लायबिलिटी है। बस फर्क इतना है कि किसी भी अन्य लायबिलिटी की तरह बिजनेस ये वाली लायबिलिटी जो है ओनर के प्रति लायबल होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ, एक लायबिलिटी आपने सुनी होगी बैंक लोन। तो बैंक लोन बिजनेस की लायबिलिटी है। वो क्यों है? क्योंकि ये पैसा बिजनेस ने बैंक को देना है। और अगर मैं आपसे कहूँ कैपिटल, तो कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी है। बस फर्क क्या है कि ये लायबिलिटी बिजनेस ने ओनर को वापस करनी है। भाई, अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस का भी तो फर्ज बनता है कि वक्त आने पे जब बिजनेस बंद होगा तो वो पैसा ओनर को वापस करे। तो ये भी एक तरह की लायबिलिटी है, ये ओनर को वापस की जाती है। ये भी एक तरह की लायबिलिटी है, ये बैंक को वापस की जाती है। यानी कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। ये बात हम किस कंसेप्ट के मुताबिक कह रहे हैं? ये बात हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि बिजनेस एंटिटी ये कहता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल अकाउंटिंग इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। हम उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारी किसी भी तरह की एंट्री में कोई दिक्कत ना आए। राइट, इसके अलावा मैंने आपको जो दूसरा कंसेप्ट बताया था बिजनेस एंटिटी के बाद, वो मैंने आपको बताया था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सबसे ईजिएस्ट कंसेप्ट एवर था ये आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो कि आपसे ये कहता था कि अकाउंट्स के अंदर हम सारे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई एंट्री ऐसी है जिसको आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी तो ये एक मॉनिटरी आइटम है, ये मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे एम्प्लॉय पंक्चुअल है, मेरे एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, उनकी इंटेग्रिटी कमाल की है, अगर मैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करूँ तो इनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बिकॉज क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव आइटम है, ये मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। सिमिलरली, आप बैलेंस शीट में जब कभी एसेट्स लिखते हैं, मान लीजिए आपने बिल्डिंग लिखा, तो आपको याद होगा आप खाली बिल्डिंग लिखते हैं। आप ये थोड़ा लिखते हैं कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, या बिल्डिंग में लिफ्ट है कि नहीं है, या बिल्डिंग में वाइट वॉश हुआ है नहीं हुआ है। हम खाली बिल्डिंग लिखते हैं। सिमिलरली, फर्नीचर जब हम लिखते हैं तो हम फर्नीचर लिखते हैं। हम ये थोड़ा लिखते हैं कि टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, क्या है। यानी क्वालिटीज़ को मेनली यहाँ पे इग्नोर किया जाता है और जो चीज़ों को आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो आप यहाँ पे उनको रिकॉर्ड करो। एम्प्लॉयज़ ने, लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक को मैं मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जो चीज़ मैं मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे रिकॉर्ड करके चल सकता हूँ। राइट, अगली चीज़, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से बताऊँ तो ये एक बिजनेस का डिसएडवांटेज होता है कि वो क्वालिटीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैंने कई लोगों में, जैसे आपको मैं रिलायंस का एग्जांपल बताऊं, रिलायंस में एक बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अंबानी जी ने ये बात कही दी थी कि जनाब, इट इज़ माई अटमोस्ट डिसएडवांटेज that I cannot record my qualities in the accounting statement, that I cannot record some items in my accounting statement. उसने ये बात कह दी थी कि भाई मेरा ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज है, नुकसान है कि कुछ चीज़ों को मैं अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर दिखा नहीं सकता। यानी उनके एम्प्लॉय के साथ रिलेशंस क्या है, उनके कस्टमर के साथ रिलेशंस क्या है, ये सब बातें आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, बट आप एक अलग से रिपोर्ट बना के उनको शो कर सकते हो। पर अकाउंट्स करते वक्त हम मेनली मॉनेटरी आइटम्स को ध्यान देते हैं। तो ये कंसेप्ट आपकी मेनली उसी बात में चर्चा करता है। तीसरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको ये बताया था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब था कि आपकी जो बिजनेस की लाइफ है, बिजनेस की लाइफ, इसे हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटते हैं। मान लीजिए ये बिजनेस की लाइफ है, तो बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटेंगे। हर सेगमेंट 1 साल का होता है और इस सेगमेंट को नाम दिया जाता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर चालू कहां से होता है? अप्रैल से। खत्म कहां पे होता है? मार्च में। जो आपके स्कूल का एकेडमिक ईयर होता है वही आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। तो आपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटना है। क्यों बांटना है? ताकि आप हर सेगमेंट का अपना एक अलग रिकॉर्ड बना के चल सको। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी नर्सरी से लेके मैं 10th क्लास तक की एक ही रिपोर्ट कार्ड बनाता, तो सोचो वो रिपोर्ट कार्ड नहीं होती, वो रिपोर्ट बुक होती, और उसको बनाने के लिए 10-15 साल लग जाते। रीजन? क्योंकि जब तक आप 10th क्लियर नहीं करोगे तब तक वो पूरी नहीं बनेगी। प्लस उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई आपने अगर 9th में इतना स्कोर किया था तो 10th में कितना करा, क्योंकि एक ही बार परसेंटेज निकलेगी। इसलिए बिजनेस में कंपैरिजंस करने के लिए, इवैल्यूएशंस करने के लिए हम हर साल का, हर अकाउंटिंग ईयर का अलग से खाते बनाते हैं। क्या खाते बनाते हैं? हम बैलेंस शीट अलग से बनाएंगे, हम प्रॉफिट लॉस अलग से निकालेंगे। क्यों अलग से निकालेंगे हर साल का? ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या मैं अपने बिजनेस में एक्सेल कर रहा हूं या मैं अपने बिजनेस में डिक्लाइन कर रहा हूं। अब मान लीजिए मेरे बिजनेस में मैंने पिछले साल 500 करोड़ का टर्नओवर करा, इस साल वो टर्नओवर 600 करोड़ का हो गया, तो मैं साफ कह सकता हूं कि मेरा बिजनेस इस साल एक्सपेंड हुआ है, मेरा बिजनेस इस साल एक्सेल कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटो। वो सेगमेंट 1 साल का होगा और उस सेगमेंट को नाम दिया जाएगा अकाउंटिंग ईयर। सेपरेट रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे हर अकाउंटिंग ईयर के, सो दैट कंपैरिजंस कैन बी मेड। इतनी बात हमने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में पढ़ी थी। अगर इसका एग्जांपल पेपर में कैसे आएगा? आपसे कहेगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट बनाई जाती है एज एट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? तो आप बोलोगे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। और चौथा कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था वो कंसेप्ट था प्रूडेंस कंसेप्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसका घर का नाम जो है वो है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमसे बड़ी सीधी सी बात करता था। ये कंसेप्ट कहता था कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाले हैं उसको आप अभी रिकॉर्ड कर लो, बट अगर फ्यूचर में कोई फायदे होने वाले हैं उनको आप सिर्फ तब रिकॉर्ड करोगे जब वो वाकई में हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ऑल फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन देयर एंटिसिपेशन बिकम्स अवेलेबल। मतलब फ्यूचर में होने वाले नुकसान को तब रिकॉर्ड करो जब आपको उनके बारे में पता चल जाए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले फायदों को, ऑल फ्यूचर गेन्स को मस्ट बी रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्चुअली अराइजेस। जब वो असलियत में अराइज हो जाए सिर्फ तब उनको रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों आज आप अपनी 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, आज से 3-4 साल बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर मान लीजिए MBA करना है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि अगर 3-4 साल बाद 15-20 लाख रुपए चाहिए, क्या आप उसकी सेविंग आज से चालू करोगे या 3-4 साल बाद से चालू करोगे? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अगर मेरे को 3-4 साल बाद पैसा चाहिए तो मैं उसकी सेविंग आज से चालू करूंगा। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान या कहीं पे अगर पैसा जाना है तो उनके लिए आज आप अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल को उल्टा करिए, अगर मैं आपसे कहता कि दोस्तों आज से 3 साल बाद जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी मैं आप सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, तो आप मुझे ये बताइए क्या 3 साल बाद मिलने वाला पैसा जो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा मेरे थ्रू, क्या आप उसकी शॉपिंग आज से चालू कर देंगे? क्या आप आज ही बाहर जाके शॉपिंग करेंगे और ये सोचेंगे कि 3 साल बाद तो अंकित सर पैसा दे ही देंगे? कभी नहीं। इसका मतलब फ्यूचर में होने वाले गेन्स को हम सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो फ्यूचर में वाकई में हो जाए, पर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जिस दिन हमें उनके बारे में पता चल जाए। हम उनकी सेविंग करना चालू कर देंगे।
हम उनके लिए प्रोविजन बनाना चालू कर देंगे। वाई? क्योंकि अगर फ्यूचर में वो लॉस होता है तो हमें कोई दिक्कत ना आए। अब एक बच्चा कहता है सर हम जो इंश्योरेंस कराते हैं क्या ये भी प्रूडेंस कंसेप्ट है? बिल्कुल सही बात है। आप इंश्योरेंस क्यों कराते हो? क्योंकि आपके दिमाग में एक डर होता है। क्या डर है? कि भाई फ्यूचर में मेरा घाटा ना हो जाए। तो उस घाटे से बचने के लिए आप आज ही बकलअप कर लेते हो, आप आज ही इंश्योरेंस कराना चालू कर देते हो। अब यहाँ पे कई दोस्त मेरे कहते हैं सर मान लो फ्यूचर में वो नुकसान नहीं हुआ। अरे अगर नुकसान नहीं हुआ तो क्या हुआ? जो पैसा आपने सेव करा होगा वो पैसा आपका किसी और काम में इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप आज बाजार से कोई अम्ब्रेला खरीद के आते हैं ये सोच के कि आज रात को बारिश पड़ेगी, तो मान लीजिए आज रात को बारिश नहीं पड़ी, क्या आप वो अम्ब्रेला वापस दुकानदार को वापस करने चले जाएंगे? आप कहेंगे भाई बारिश तो पड़ी नहीं है, वापस ले ले? कभी नहीं। आप कहेंगे चल ठीक है यार आज काम नहीं आया, किसी दिन और काम आ जाएगा। यही सेम फंडा प्रूडेंस में है। आपने अपने डेटर के लिए, मान लीजिए एक डेटर है आपका और आपको कहीं से न्यूज़ मिली कि वो डेटर का नुकसान होने वाला है, वो डेटर इंसॉल्वेंट होने वाला है। इंसॉल्वेंट मतलब वो डेटर का दिवाला निकलने वाला है, वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा। तो आप आज ही उसके लिए प्रोविज़न बना लोगे। जिन बच्चों को प्रोविज़न नहीं पता क्या होता है, प्रोविज़न एक तरह की बेटा सेविंग्स ही होती है जो हम इसलिए बना रहे हैं कि कल को अगर डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया तो हम इस सेविंग को यूज़ कर लें। अब मान लीजिए फ्यूचर में डेटर पैसा दे देता है तो जो सेविंग आपने करी होगी आप किसी और काम में इस्तेमाल कर लेना, और अगर डेटर पैसा नहीं देता तो ये सेविंग आपकी यूज़ हो जाएगी। इन शॉर्ट आपने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को एक तरह से पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, और अगर वो फ्यूचर में होता भी है तो भी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस लॉस को बियर करने की। राइट? ये था हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। सर कुछ एग्जाम्पल प्रूडेंस कंसेप्ट के, तो एग्जाम्पल ये होंगे कि आप डेटर के लिए प्रोविजन बनाते हैं, आप इनकम टैक्स भरते हैं हर साल अपना, उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। जितने भी आप प्रोविजंस बनाते हैं वो सारे आपके प्रूडेंस कंसेप्ट हैं। इसके अलावा आप जो अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है, मतलब दुकान के अंदर जो बचा हुआ माल होता है, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं लोअर वैल्यू पे। लोअर वैल्यू मतलब कि मार्केट में जितना बिक सकता है उस वैल्यू पे या फिर कॉस्ट वाली वैल्यू पे, दोनों में से जोन सा कम होता है। मान लीजिए मेरी दुकान के अंदर माल बचा हुआ है जो मार्केट में बिक सकता है 200 रुपये का, पर असलियत में उसकी कॉस्ट 500 की है। अब आप सोचो अगर मैं उसको 500 रुपये का लिख देता हूँ तो मेरे को तो पता ही है वो फ्यूचर में 200 का ही बिक सकता है, तो ये मैंने गलत करा है। जब मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में वो खाली 200 का ही बिक सकता है तो क्यों ना मैं आज उसको 200 रुपये का लिख दूँ। इसका मतलब अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है जिसमें मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में अंतर होता है कि कॉस्ट इतनी है मार्केट वैल्यू इतनी है, तो आपने उसको कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? प्रूडेंस कंसेप्ट। क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आपने पहले ही रिकॉर्ड कर लेना। राइट? ये 4 कंसेप्ट दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। अब मैं आपको इसके आगे के कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, आइए जरा ध्यान देंगे। 5वें कंसेप्ट की तरफ मैं आपका ध्यान लेके चल रहा हूं, और 5th कंसेप्ट हमारा है यहां पे मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट, मटीरियलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अकाउंट्स के अंदर जो चीजें मटेरियल है हमें वो रिकॉर्ड करनी है, और जो चीजें मटेरियल नहीं है हमें वो रिकॉर्ड नहीं करनी। यानी कि ऑल द मटेरियल आइटम्स, ऑल द मटेरियल आइटम्स should be recorded in accounts, and all the non-material items should be ignored. जो आइटम ऐसे हैं जो कि नॉन मटेरियल हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर। अब आप सब यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है मटेरियल को रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मटेरियल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन ये मटेरियल है क्या? आम भाषा में कहूं तो मटेरियल शब्द का मतलब है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिकॉर्ड करना है और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करना। पर प्रॉब्लम यह है कि इंपॉर्टेंस तो हर आदमी की अपने ऊपर होती है। इंपॉर्टेंस हर आदमी की वेरी करती है। किसी आदमी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है दूसरे के लिए वो इंपॉर्टेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बड़ा वेल स्टेब्लिश बिजनेस है, अगर उसमें कोई 10,000 का आइटम है तो उस 10,000 के आइटम को मान सकते हैं कि वो शायद मटेरियल हो, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन एक न्यूली बिजनेस एक्स्टेब्लिश किया गया, एक नया बिजनेस है, अगर उसमें कोई 10,000 का आइटम है तो हो सकता है कि वो आइटम उनके लिए मटेरियल हो। यानी मटेरियल डिपेंड करती है सब्जेक्ट मैटर ऑफ जजमेंट पे। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिखूंगा, मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट मैटर ऑफ जजमेंट। मतलब हर आदमी की जजमेंट पे मटेरियलिटी डिपेंड करती है। लेकिन मटेरियलिटी को अकाउंट्स में एक चीज से डिपेंड किया गया, एक चीज से डिफाइन किया गया। मटेरियलिटी
can be defined as the item or information that can influence the decision of the users. मटीरियलिटी को डिफाइन करा गया है एक ऐसा आइटम, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी के डिसीजन को बदल सकता है. मैं आपको एक भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा. मान लीजिए दोस्तों, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है. तो एक इंफॉर्मेशन है कि मैंने बाहर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन उठा रखे हैं. इसका मतलब मैंने बाहर से बहुत सारा पैसा उठा रखा है. मान लीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बताऊं तो हो सकता है आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं, क्योंकि आप ये सोचेंगे यार बिजनेस तो मस्त है. पर सोचिए, अगर मैं आपको आके पर्सनली ये बात बता दूं कि यार मेरे तो पहले से ही बहुत सारे कर्जे हैं, क्या आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाते? आंसर इज नो. यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे दूं जिससे आपका डिसीजन बदल सकता है, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होती है. एग्जाम्पल नंबर 2, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और एक इंफॉर्मेशन है कि कल मैंने अपने बिजनेस में एक कैलकुलेटर और एक स्टेपलर खरीदा. बताइए, अगर ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता भी दूं, कैलकुलेटर स्टेपलर खरीदने वाली, तो क्या इस बात से कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है? कभी नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर स्टेपलर इतनी इममटीरियल चीज है कि वो किसी के डिसीजन को बदल नहीं सकती. तो हर वो इंफॉर्मेशन जो किसी के डिसीजन को बदल सकती है वो आपने रिकॉर्ड करनी है, और हर वो इंफॉर्मेशन जो किसी के डिसीजन पे कोई ह्यूज इंपैक्ट या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डालता, उसे हम नहीं भी रिकॉर्ड करें तो भी चल रहा है. राइट. अगला एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आप मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये बात छुपाई कि पिछले 3 साल में मुझे कंटिन्यूसली लॉसेज हो रहे हैं. तो ये जो कंटिन्यूसली लॉसेज वाली इंफॉर्मेशन है, अगर मैं आपको बता देता तो शायद आप मेरे बिजनेस में पैसा नहीं लगाते. यानी ये एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है. किसी भी इंफॉर्मेशन को मटेरियल सिर्फ तब कहा जाता है अगर वो सामने वाले यूजर्स का या सामने वाले इंसानों का डिसीजन चेंज करने की ताकत रखती हो, और हर ऐसी इंफॉर्मेशन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है. पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी ने स्टेपलर खरीदा, कैलकुलेटर खरीदा, उसको अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करा, तो बताओ कौन सा कंसेप्ट है? आप बोलेंगे सर ये मटीरियलिटी कंसेप्ट है. राइट. एक आदमी ने फ्यूचर में एक बहुत तगड़ी लायबिलिटी हो सकती है, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को दी, कौन से कंसेप्ट की वजह से दी? मटीरियलिटी कंसेप्ट. रीजन, क्योंकि वो जानता है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे लोगों का डिसीजन बदल सकता है. राइट. आगे इसके अलावा एक आपका प्रिंसिपल है मटीरियलिटी कंसेप्ट के अलावा, वो प्रिंसिपल आपका है 6th प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जिसे हम डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी बोलते हैं. इस प्रिंसिपल के माध्यम से यह कहा जाता है कि अकाउंट्स में कुछ चीजों को रिकॉर्ड करना है, फिर चाहे वो चीजें इंपॉर्टेंट हो या ना हो. मतलब आप अपनी तरफ से ये कोशिश करिए कि अकाउंट्स में आप किसी चीज को कंसील ना करें. कंसील करने का मतलब है हाइड ना करें. अब आप सब कहेंगे सर आपने इससे पिछला प्रिंसिपल जो पढ़ाया मटेरियलिटी, आप तो उसमें खुद ही कह रहे हैं कि जो इममटेरियल है उसको रिकॉर्ड ना करो. यही दोस्तों बात आपने समझनी है. कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं. मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे रिकॉर्ड मत करो, जबकि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि कोशिश करो सब की सब चीजें अपने लोगों को बताओ, अपने अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंट बनाओ. कुछ कंसील करने की जरूरत नहीं है, कुछ हाइड करने की जरूरत नहीं है. राइट. तो इसके लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी a full disclosure of the facts and information in the accounts and nothing should be concealed. कोई चीज़ हमें कंसील नहीं करनी, कोई चीज़ हमें हाइड नहीं करनी. अगर आप कंसील मतलब नहीं समझते, आप लिख सकते हैं हाइड. नथिंग शुड बी हिडन. ओके. HIDDEN. अब इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल आपका ये बनेगा, एवरी एंटिटी शुड डिस्क्लोज अबाउट its contingent liabilities.
कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। एक ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड करती है कि क्या वो हमें पे करनी पड़ेगी या नहीं पे करनी पड़ेगी। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, कोर्ट केस। कोर्ट केस यहां पे एक अच्छा एग्जांपल है, लॉ सूट जिसको आप बोलते हैं, लॉ सूट। ऐसा क्यों? आपके नाम पे कोई केस चल रहा है, अगर वो केस आप हार गए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा, ये बात इस बात पे डिपेंडेंट है कि कोर्ट केस आप जीतते हैं या हारते हैं, इसलिए ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर वो हुआ तो देना पड़ेगा, अगर वो नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटीज को आपने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के मुताबिक रिकॉर्ड करना चाहिए, राइट। दूसरी इंफॉर्मेशन अबाउट, ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर एक्विजिशन क्या होते हैं? मर्जर मतलब होता है अगर मैं किसी कंपनी के साथ मर्ज कर रहा हूं। एक्विजिशन का मतलब होता है अगर मैं किसी कंपनी को खरीद रहा हूं। सोचिए, जैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी ले लो आप, अगर मैं आपको नाम बताऊं, किंगफिशर। अगर आज आपको पता चलता है कि मैं किंगफिशर के साथ मर्ज कर रहा हूं, तो शायद आप मेरी कंपनी में पैसा लगाने से पहले सोचें। ये जो इन्फॉर्मेशन है मर्जर एक्विजिशन की, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी को डिस्क्लोज करनी चाहिए। या मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो इसकी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी चाहिए। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन, मर्जर्स की इंफॉर्मेशन, एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के मुताबिक हमें अपने बिजनेस में डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए। अगर हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो हम कुछ ना कुछ कंसील कर रहे हैं जो कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। वायलेट करने का मतलब होता है कि वो तोड़ देगा, राइट। और समझते हैं सेवंथ प्रिंसिपल। सेवंथ प्रिंसिपल अपना है कॉस्ट प्रिंसिपल, या जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ये प्रिंसिपल एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए दोस्तों, आज आपने गाड़ी खरीदी जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। 2 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख से 8 लाख रुपए हो गई। तो आप मुझे बताइए, क्या जहां जहां पे आपने उसको 10 लाख का लिखा था, क्या आप वहां सब जगह पे काट के उसकी वैल्यू 8 लाख कर देंगे? सोचिए, आपने एक गाड़ी ली 10 लाख की, आप उसे आराम से अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक दिन उस गाड़ी की वैल्यू 8 लाख हो गई। मैं कहता हूं 8 लाख क्या 18 लाख हो गई, और बोलो तो क्या आपने जहां जहां 10 लाख लिखा था, क्या आप उसे काट के वहां पे 18 लाख कर देंगे? आंसर है नो। रीजन क्या है? क्योंकि आपकी जेब से कितना पैसा गया था? 10 लाख। इसका मतलब आपके लिए 8 लाख या 18 लाख से कोई मैटर नहीं है। आपके लिए 8 लाख 18 लाख बिल्कुल इररिलेवेंट चीज है, बिकॉज उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। भाई आपकी जेब से जितना पैसा गया, हम तो उस पैसे के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो कंसेप्ट बड़ी सीधी सी बात कहता है, मैं इसको लिखना चालू करूंगा। कंसेप्ट कहता है, एज पर दिस कंसेप्ट एन एसेट is recorded in accounts. An asset is recorded in accounts at such price which is actually paid for it, ignoring its market value. Such price is known as इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी आपने अपने एसेट को उस प्राइस पे नोट करना है जो प्राइस आपने उसके लिए वाकई में पे किया था। उसकी जितनी मार्केट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, वो आपने उसकी इग्नोर करनी है। ऑल्सो ऑल द कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। ऑल द कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन must be made as per this historical cost। और जितनी भी हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे वो हमें इस हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही करनी है, राइट। एग्जांपल बताता हूं आपको। आपसे पेपर में कहा जाएगा हमने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, 3 साल बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू, मार्केट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए है। तो क्या मैं उसको 7 लाख पे रिकॉर्ड कर दूं, या मैं कंटिन्यूसली उसे 10 लाख पे दिखाऊं और 10 लाख के बेस में मैं डेप्रिसिएशन निकालूं? तो आंसर होगा आप कॉन्टिन्यूसली उसको 10 लाख पे दिखाएं और 10 लाख के बेस पे डेप्रिसिएशन निकालें, राइट। इस कंसेप्ट को कहा जाता है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट।
ओके, इसके अलावा 7 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। अब मैं 8 कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, 8वें कंसेप्ट की तरफ। आइए उसको समझते हैं। 8वां कंसेप्ट हमारे पास है वेरीफिएबल कंसेप्ट, जिसको आप बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरीफिएबल कंसेप्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन। अब ये क्या चीज है? अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन का एक सबूत होता है और उस सबूत, उस एविडेंस के मुताबिक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना जरूरी है। मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं है तो हम कह देंगे वो ट्रांजैक्शन आपकी फेक है। यानी एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स ओन एविडेंस and all the transactions in accounts should be evidenced। सारी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में क्या करनी चाहिए? एविडेंस करनी चाहिए। एविडेंस करने का मतलब है उनको वेरीफाई करना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने सेल्स करी है तो आप कहोगे सर अपना सेल्स इनवॉइस दिखाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने परचेज करी है तो आप कहोगे सर परचेज इनवॉइस दिखाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पे बिल्डिंग है 40 लाख की तो आप मेरे से कहोगे सर बिल्डिंग के कागजात दिखाओ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपने एम्प्लॉय को वेजेस दी हैं, सैलरी दी है, तो आप मेरे से कहोगे सर वेज रजिस्टर या सैलरी रजिस्टर दिखाओ। यानी कुछ भी कर लो, हर ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स में एविडेंस होना जरूरी है और उस एविडेंस के साथ उसको वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोगस डिक्लेयर कर देंगे। इफ एनी ट्रांजैक्शन कांट बी एविडेंस्ड, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को आप एविडेंस नहीं कर सकते, देन सच ट्रांजैक्शन वुड बी डिक्लेयर्ड एज बोगस और फेक। बोगस का मतलब होता है नकली, फेक का मतलब होता है झूठा, राइट। एग्जाम्पल, अगर आपको सेल्स को चेक करना है तो आप चेक करोगे सेल्स इनवॉइस। इसकी वैसे जरूरत नहीं है, ये खाली मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं। अगर आपको परचेजेस को चेक करना है तो आप चेक करोगे परचेज इनवॉइस। अगर आपको बैंक बैलेंस चेक करना है तो आप चेक करोगे पासबुक आप सबने अपने घर में देखी होगी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे बैंक के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आप कहोगे ला भाई पासबुक दिखा अपनी, क्योंकि पासबुक के अंदर सच्चाई खुल जाएगी, राइट। अगर आपने इसके अलावा वेजेस देखनी है, वेजेस या सैलरीज देखनी है, तो आप चेक करोगे वेज रोल। वेज रोल का मतलब ये वेज रोल नहीं है, कहीं सोचो वेज रोल स्प्रिंग रोल ना। वेज रोल का मतलब होता है एक रोल होता है, एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें वेजेस और सैलरी की इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की जाती है, राइट। तो इनसे हम लोगों को हमें यहाँ पे चेक करते हुए चलना है। अगर चेक हो जाता है तो देन इट्स गुड, चेक नहीं होता तो हम कह के चलेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी बोगस या फेक है, राइट। इसके अलावा 8 कंसेप्ट हो गए। 9th कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 9th कंसेप्ट अपने पास है यहाँ पे रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट जिसको आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी बोलते हो। इसके लिए अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं AS9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, तो AS9 जो रेवेन्यू के ऊपर बात करता है। क्या चीज़ है ये? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, और इनकम का मतलब होता है कमाई। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। तो इनकम को पहचानने के लिए ये कंसेप्ट बनाया गया है। कहता है इनकम को रिकॉर्ड कब करें, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कमाई वर्ड है, ये वर्ड 2 चीजों को मिला के बना है, काम और आय। काम का मतलब क्या होता है? वर्क। आय का मतलब होता है रिसीव, मतलब अमाउंट रिसीव। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने काम करा है और काम करने की वजह से आपको पैसा मिला है तो इसे हम बोलते हैं इनकम। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कि आपने काम नहीं करा लेकिन फिर भी आपको पैसा मिल गया, तो इस चीज को कहा जाता है लायबिलिटी, क्योंकि एक तरह की बोरोइंग हो गई। अब सोचो आप बैंक में गए, आपने बैंक में जाके बैंक से बोला कि भाई मुझे 1 लाख का लोन दो। क्या उस 1 लाख के लोन को लेने के लिए आपने कुछ काम करा? कभी नहीं।
बेटा मेरे से ये मत कहना कि आपने सर डॉक्यूमेंट साइन करे, ये कोई काम थोड़ा है। वर्क डन का मतलब होता है आपने बदले में उनके लिए कुछ काम करा, कोई काम थोड़ा करा आपने, और फिर भी आपको पैसा मिला, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, वो आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है। इन शॉर्ट बात को समझिएगा, अगर काम करके पैसा मिलता है तो वो इनकम है, और काम करे बिना पैसा मिल जाता है तो वो क्या है, लायबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपनी इनकम को अकाउंट्स में रिकॉर्ड तब कर सकते हो जब आपने अपना काम पूरा कर दिया, राइट। तो मैं इसी बात को लिखूंगा, एज पर दिस कंसेप्ट इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, income should be recorded in accounts as and when our obligation is completed, our obligation और our work is completed। जिस दिन मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर ली, मैं इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं। इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट whether the amount is received or not। यानी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिए। पैसा मिला या ना मिला, इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। आपने बस ये देखना है, अगर आपने अपना काम पूरा कर दिया तो आप इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2010 के अंदर और 2012 के अंदर कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन हुई। एक आदमी ने मुझे 2012 में, या ये कह लो एक आदमी ने 2010 में मुझे एडवांस दिया। क्यों एडवांस दिया? कह रहा था भाई 2012 में मेरी बिल्डिंग बना देना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देना। आप मुझे ये बताइए, ये जो मुझे एडवांस मिला है, मान लीजिए 5 लाख रुपए का, इस 5 लाख की इनकम को मैं 2010 में रिकॉर्ड करूंगा या 2012 में? उसका आंसर क्या होगा? 2012, क्योंकि मैंने काम कौन से साल में करा है? 2012। अब बच्चा कहता है, दोस्त कहते हैं कि सर 2010 में फिर ये 5 लाख आपके क्या है? 2010 में ये 5 लाख आपकी लायबिलिटी के बराबर है, क्योंकि जब आपने काम नहीं करा आपको बेमतलब के लिए पैसा मिला है, और उस पैसे को आप क्या बोलोगे? लायबिलिटी। लेकिन जब आप काम कर दोगे, काम करने की वजह से पैसा मिला, वो आपका क्या बन जाएगा? इनकम। यानी इनकम उस साल में रिकॉर्ड होती है जिस साल में वर्क परफॉर्म होता है। तो इसी बात को मैं यहां पे लिखूंगा, इनकम उस साल में लेके जाओ जिस साल में, ईयर में आपने वर्क को परफॉर्म करा। अगला एग्जांपल मैं आपसे फिर से पूछूंगा, आप जवाब देंगे। अब की बात है, ईयर 2020 चल रहा है और 2022 के बारे में लेता हूं। मैंने 2020 में एक बच्चे को पढ़ाया, जिस बच्चे के लिए मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने वर्क परफॉर्म कर दिया, पर उस बच्चे ने मुझे जो अपनी फीस दी वो 2022 में दी। आप मुझे बताइए, क्या मैं इस फीस को, अपनी इनकम को 2022 में रिकॉर्ड करूंगा, 2020 में? दोस्तों मेरे जवाब दे रहे हैं आप कि सर 2020 में रिकॉर्ड करो, क्योंकि आपने काम 2020 में करा, जो कि सही जवाब है। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम 2022 में क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 2022 में तो पैसा मिला है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कब मिला, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने काम कब करा। क्योंकि मैंने काम 2020 में कर दिया, तो ये मेरी 2020 की इनकम काउंट होगी। इनकम उस साल में काउंट होती है जिस साल में काम किया जाता है, या जिस साल में आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। लास्ट एग्जांपल 2018 2019, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे 1 लाख का माल दे दो, और उस 1 लाख का पैसा मैंने आपको 2018 में दे दिया। आपने मुझे जो माल भिजवाया वो 2019 में भिजवाया, डिलीवरी आपने जो मुझे करवाई वो 2019 में करवाई। आप मुझे बताइए, आप इनकम कौन से साल में रिकॉर्ड करेंगे? जवाब दे रहे हैं लोग 2019 में। रीजन, क्योंकि आपने अपनी तरफ से काम कब पूरा करा? 2019 में। तो आपकी तरफ से जो हमारे पास, एक तरह से आप ये कह लीजिए कि इनकम बनेगी, वो कब बनेगी? इस साल में। इस साल में जो मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, उसके लिए आपने अभी तक कोई काम नहीं करा, तो वो पैसा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी की तरह ही कहलाएगा, राइट। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ कंसेप्ट्स। इसके बाद आपके कुछ 4-5 कंसेप्ट्स और पेंडिंग पड़े हैं। उन कंसेप्ट्स को मैं अपने लेक्चर के अंदर जो है उसमें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक टॉपिक जो क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनली अकाउंट्स ट्यूशन ले रहे हैं वो मेरे से व्हाट्सएप के जरिए अपने डाउट्स पूछ के चल सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।